Good morning class. Please pay attention all of you. सॉलिड स्टेट में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पैकिंग इफिशिएंसी एंड पैकिंग ऑफ स्फीयर्स. एटम या मॉलिक्यूल या कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल को स्फेरिकल समझा जाता है, जैसे फुटबॉल जैसा. ओके. और इनको क्रिस्टल में मैक्सिमम इफिशिएंसी से पैक करने की कोशिश की जाती है. सबसे पहले थ्योरेटिकली हम लोग समझते हैं वन डायमेंशनल पैकिंग क्या होता है. व्हाट इज वन डायमेंशनल पैकिंग ऑफ एटम्स. सिमेट्रिकली अरेंजमेंट करना है तो एटम्स को कैसे भी रख के नहीं चलेगा, या स्फीयर्स को कैसे भी रख के नहीं चलेगा. तो क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, इसका अर्थ होता है कि आपको क्रिस्टल का पैकिंग कुछ इस तरह से करना है कि हर एक एटम जो है वो अलाइन रहे, उसके सेंटर में से एक ही लाइन पास हो. लीनियर पैकिंग, वन डायमेंशनल पैकिंग, पैकिंग अलोंग एक्सिस ऐसे कहा जाता है. समझो ये फर्स्ट एटम है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, इन सबके सेंटर से जो लाइन पास होता है वो एक ही है. तो वन डायमेंशनल पैकिंग इसका अर्थ है ये लीनियर पैकिंग है. अलोंग एक्सिस से इनके सेंटर से पास होने वाला लाइन एक ही है. आप ऐसे ऐसे रखेंगे किधर भी कोई को, तो ये अमॉर्फस का पार्ट हो गया. रैंडमाइज अरेंजमेंट नहीं चाहिए, डिसिप्लिन्ड अरेंजमेंट है. तो स्फीयर्स आर अरेंज्ड अलोंग एक्सिस इन ए लाइन, देयर सेंटर्स आर अलाइंड. इसको ए ऐसा एक ही लाइन में स्फीयर्स हैं. कोई भी स्फीयर, अब मैं जिसको हाईलाइट करता हूं देख लीजिएगा, कोई भी स्फीयर इसमें से, समझो मैंने इसको हाईलाइट किया तो वो कितने स्फीयर्स को टच कर रहा है बेटा देखिएगा. इट इज इन डायरेक्ट कांटेक्ट विथ टू स्फीयर्स. तो इसे बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ वन डायमेंशनल पैकिंग इज 2. ये क्वेश्चंस आते हैं. ओके, न्यूमेरिकल वैल्यू टाइप में आते हैं, ऑब्जेक्टिव में आते हैं. कोऑर्डिनेशन नंबर, इस शब्द का अर्थ क्या बताया जाता है बेटा. कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब क्या होता है बेटा, नंबर ऑफ एटम्स टचिंग ए गिवन एटम, नंबर ऑफ स्फीयर्स डायरेक्टली टचिंग द गिवन एटम. इसे कहा जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर. और वन डायमेंशनल पैकिंग का कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा बेटा, 2. दैट्स करेक्ट. ओके, ये बात याद रखिए, बहुत आसान है, कोई कठिनाई इसमें आपको नहीं होनी चाहिए. वन डायमेंशनल पैकिंग मतलब स्फीयर को एक लाइन में रखा है. जैसे हम लोग मान लीजिएगा बच्चों को एक लाइन में खड़ा कर सकते हैं. राष्ट्रगीत के लिए एक ही क्लास है तो हम लोग एक लाइन में बच्चों को खड़ा करते हैं, एक के पीछे एक, एक के पीछे एक, वन आफ्टर अदर, वन आफ्टर अदर, एक के बाद में एक. ऐसे वर्टिकली भी हो सकता है ये, इस तरह से, मतलब इनके सेंटर्स अलाइंड हैं, ये टाइप में भी हो सकता है. ओके, इट कैन बी लाइक दिस आल्सो. ओके, तो ये बात ध्यान रखें. हॉरिजॉन्टली वर्टिकली किसी भी एक एक्सिस में अरेंजमेंट होता है. अब हम लोग बात करते हैं टू डायमेंशनल पैकिंग की. टू डायमेंशनल पैकिंग, टू डायमेंशनल पैकिंग में आप लोगों को हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली ऐसे अरेंज करना है स्फीयर्स को. इसमें से पहला पैकिंग होता है जिसे कहा गया है स्क्वायर क्लोज पैकिंग. अब ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग क्या है बेटा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्क्वायर क्लोज पैकिंग. तो बिल्कुल आसान है बेटा. स्क्वायर क्लोज पैकिंग इस शब्द का अर्थ होता है कि स्फीयर्स हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली अलाइंड है. स्फीयर्स आर अलाइंड, अलाइंड मतलब एक लाइन में, अलाइंड हॉरिजॉन्टली as well as
vertically. Okay, spheres are aligned horizontally as well as vertically. अब ये टाइप का जो पैकिंग होता है इसको क्या कहते हैं हम लोग? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। इसका अर्थ ये होता है कि ओनली वन टाइप ऑफ रोज या कॉलम होते हैं। फिर भी नहीं समझता है तो मैं समझाता हूं डायग्राम से, 2 मिनट लिखिएगा मत, ट्राई टू अंडरस्टैंड। एक एटम मतलब एक स्फीयर है ऐसे मानते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड? वन एटम इज वन स्फीयर। अब एक एटम एक स्फीयर है, ये पहला अरेंजमेंट है। दूसरा रो इसको पैरेलल लगाने का है। इसका अर्थ क्या होता है? बाद में लिखेंगे। इसका अर्थ क्या होता है बेटा? दूसरा रो भी इसी तरह से आएगा, तीसरा रो भी ऐसे ही चलेगा। द थर्ड रो विल बी द सेम। फोर्थ विल ऑल्सो बी द सेम, फिफ्थ विल ऑल्सो बी द सेम। ये देखिए वर्टिकली अगर एक लाइन पास होती है इनमें से तो हॉरिजॉन्टली भी एक ही लाइन पास होगी। सबके सेंटर अलाइंड है। अलाइन मतलब एक लाइन में आते हैं। अगर ये लेयर ए है, ये लेयर ए है, ये लेयर ए है। अब थोड़ा ऑब्जर्व करके मुझे बोलिए, जिस स्फीयर को मैं हाईलाइट करता हूं, कोई भी बीच वाला एक स्फीयर, ये लाइन की तरह है, इधर भी इनफाइनाइट स्फीयर से इधर भी इनफाइनाइट स्फीयर है अरेंजमेंट। तो कोई भी एक स्फीयर देखिएगा और मुझे बताइए कि वो कितने स्फीयर को डायरेक्टली टच कर रहा है। विथ हाउ मेनी स्फीयर्स इट इज इन कांटेक्ट विथ? 4। तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर है ये 4 आ जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर मतलब एक स्फीयर को कितने स्फीयर डायरेक्ट टच कर रहे हैं, डायरेक्ट कांटेक्ट दिखा रहे हैं, दैट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ 2 डायमेंशनल पैकिंग, स्क्वायर क्लोज पैकिंग? उसमें 4। या फिर एक गिवन स्फीयर को टच करने वाले स्फीयर्स के सेंटर हम लोग कनेक्ट करते हैं। अब ये जो डायग्राम बनी, ये कौन सा है डायग्राम? स्क्वायर। जानते हैं आप? ओके, दिस इज ए स्क्वायर। तो इस डायग्राम को बोला जाता है स्क्वायर, और ये जो पैकिंग है इसको बोलते हैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ओके, तो स्क्वायर क्लोज पैकिंग में ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट होता है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग गिव्स यू ए, पहला लेयर ए है, दूसरा ए है, तीसरा ए है, ऐसा पैकिंग है। तो स्फीयर्स हॉरिजॉन्टली भी एक लाइन में है, स्फीयर्स एक के ऊपर एक है, एक के बाद में एक है, वन अबव अदर, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक है, एक के बाद में एक है, तो वन अबव अदर। ऐसे पैकिंग को कहा गया है स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। यहाँ पे याद रखनी जैसी बात, बोर्ड में आया तो डायग्राम, कोऑर्डिनेशन नंबर और रोज, बस खत्म। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्लोज पैकिंग, थोड़ा सा हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन मतलब, अब पहले वाला पैकिंग और ये वाला पैकिंग समझने की कोशिश करिए माय डियर फ्रेंड्स, प्लीज डू नॉट राइट नाउ, बाद में लिखिए, पहले समझ ले इसको। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन कैसे होगा? अब तक जो किया है बेटा, ये ऐसा है। द पैकिंग इज लाइक दिस। ये कौन सा पैकिंग बोला है? स्क्वायर क्लोज। व्हाट काइंड ऑफ पैकिंग आई हैव टोल्ड यू? स्क्वायर क्लोज पैकिंग। ठीक है, इनके स्फीयर्स को कनेक्ट किया तो स्क्वायर हो जाता है। या फिर ये जो स्फीयर है, राउंड एंड राउंड एंड राउंड एंड राउंड घुमा रहे हैं इसको, ये 4 को टच कर रहा है। लेकिन अब ऐसे नहीं करना है। पहले वाले में ये अरेंजमेंट जो है ये अलग है, एक के नीचे एक है। अब हम ऐसा नहीं करना चाहते, अब हम लोग थोड़ा ज्यादा क्लोज पैकिंग करना चाहते हैं, और पहले रो के जो स्फीयर्स हैं उसके बीच में जो गैप बनता है इसको बोलते हैं डिप्रेशन। यहाँ पे दूसरा स्फीयर रखना चाहते हैं। अब ये ज्यादा क्लोज है, यहाँ पे एम्प्टी स्पेस बहुत ज्यादा दिखेगी आपको। स्फीयर्स अगर आप एक काम करिए, क्रिकेट की गेंदें लाइए और एक किसी ग्लास जार में भर दीजिए, तो क्या 100% जगह फिल होती है क्या?
कुछ स्पेस एम्प्टी रह जाएगी। तो ये एम्प्टी स्पेसेस स्क्वायर क्लोज पैकिंग में आप विजिबली दिखते हैं ज्यादा है। अब हेक्सागोनल पैकिंग कैसे हो रही है ये समझिएगा, बहुत कोई कठिन काम नहीं है। ओके देखिएगा, पहला रो है वन डायमेंशनल, तो पूरा किया आपने, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा रो का स्फीयर पहले के अलाइन में नहीं है, दूसरी टाइप की अरेंजमेंट है। ये जो जहां टच कर रहे हैं वहां पे इसका सेंटर आना चाहिए ऐसा। अब होशियार बच्चे समझ गए हैं हेक्सागोन कैसे बनता है। थर्ड रो पहले जैसा बनाएंगे, ए बी ए, थर्ड रो पहले को अलाइन बनाएंगे। अब यहाँ पे हर एक स्फीयर जो है बेटा कितने स्फीयर को टच करता है देखिएगा, मैं इसको येलो पेन से हाईलाइट करता हूँ। ये डायरेक्ट एमसीक्यू होते हैं, सीईटी लेवल बोर्ड लेवल में डायरेक्ट क्वेश्चंस, जेडब्ल्यू में भी आते हैं, काम में तो बहुत ही है। ये कितने स्फीयर को टच कर रहा है, विथ हाउ मेनी स्फीयर्स इट इज टचिंग, 6 स्फीयर्स। तो ये 6 स्फीयर्स को अगर टच कर रहा है तो इसे कहा जाता है हेक्सागोनल पैकिंग। आपने अपने घर में भी ये पैकिंग देखा है, मैं समझाता हूं आपको। आपके किचन में बोल्स हैं, आपल्या घरी किचन मध्ये वाट्या आहेत, त्या कशा ठेवलेल्या असतात बघा एकदा। आजकाल कसे ठेवतात त्या ट्रॉलीमध्ये ते मला माहित नाही, परंतु पूर्वी अशी फार पद्धत होती। ही एक वाटी है, दिस इज 1 कटोरी, सेकंड कटोरी, थर्ड कटोरी, सेकंड वाटी इसके ऊपर नहीं रखते हम लोग, ऐसे लिखते हैं। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? ऐसा अरेंजमेंट, ये एक स्फीयर, दूसरा स्फीयर इसके ऊपर, तीसरा इन दोनों के डिप्रेशन में, चौथा ये बन रहे ना हेक्सागोन लाइक दिस। तो ये बिल्कुल कॉमन सेंस से समझना चाहिए हम लोगों को, यू नीड टू अंडरस्टैंड इट विद कॉमन सेंस। तो ये बात का ध्यान रखें, ठीक है, रहने दीजिए इसको। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन को कैसे शब्दों में बताया जाएगा, तो स्फीयर्स आर ऑफ AB टाइप, एवरी फर्स्ट एंड थर्ड लेयर आर आइडेंटिकल, फर्स्ट थर्ड ये सेकेंड, तो पहला और तीसरा आइडेंटिकल है, फर्स्ट थर्ड लेयर are identical. It is called AB type arrangement. Coordination number is 6. यहाँ पे layer of sphere of second layer is fitting in the depression form. ये जो स्पेस आता है दोनों स्फीयर के बीच में, इसको डिप्रेशन कहा जाता है। यहाँ पे इसका सेंटर अलाइन होना चाहिए। ओके, लाइक दिस इट शुड बी अलाइन्ड। तो ये स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशनल। अब 3 डायमेंशनल पैकिंग में जाना ही हम लोगों को, लेकिन उससे पहले मैं डायग्राम आपको एक बार थोड़ा विजिबली बता दूं। देखिएगा, समराइज किया मैंने अब तक जो 15 मिनट हो गए हैं उसको। पहला पैकिंग कौन सा बेटा, 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 1 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग मतलब क्या है बताइए, स्फीयर्स कैसे रखे हैं, हाँ लीनियर है, अलाइन है, एक लाइन में, अभी इसकी बात हो रही है। और जो रेड वाला है उसको हम लोग फोकस कर रहे हैं। अब ये कितने आइटम को टच कर रहा है, 2 आइटम को। कोई बच्चा बीच में बैठा है, इधर एक बच्चा इधर एक बच्चा है उसके, तो कितने पड़ोसी उसको नेबर, तो एक ही लाइन में। इस तरह से सोचा जा रहा है। स्क्वायर क्लोज पैकिंग में कैसे बताया है, ए टाइप ऑफ अरेंजमेंट बताया है। हाउ आई हैव टोल्ड इन स्क्वायर क्लोज पैकिंग ए। और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन, ये दोनों 2 डायमेंशनल है। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन कैसे बताया हमने, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, AB टाइप ऑफ अरेंजमेंट है। BAB बोल सकते हैं, BAB होता है, ABAB हो सकता है। बाबा अब्बा काय म्हणायचे मला, पण BAB ऐसे लिहिता येतं त्याला। ओके, यू कैन से एनीथिंग लाइक दैट, AAA ऐसे भी चल सकता है अरेंजमेंट। तो ये इसी है अरेंजमेंट के लिए आपके लिए। चलिए, तो आप इसको लिख लीजिए फटाफट से, डायग्राम ड्रॉ करिए, बी क्विक। चलिए बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। हमारा पैकिंग कौन सा हो गया है, 1 डायमेंशनल हो गया है, 2 डायमेंशनल हो गया है। अब 3 डायमेंशनल पैकिंग की तरफ जाना है, लेकिन 3 डायमेंशनल पैकिंग में हमारा टारगेट जो है वो है सिंपल क्यूबिक सेल। इसको कहा जाता है SCC,
व्हाट डू यू कॉल सिंपल क्यूबिक सेल। और इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर पढ़ना है हम लोगों को, सिंपल क्यूबिक सेल। इसको प्रिमिटिव भी बोला था इन 3 डायमेंशन, SCC। सिंपल क्यूबिक सेल को क्या बोला हमने, SCC। सिंपल क्यूबिक सेल इज SCC। सिंपल क्यूबिक सेल इज SCC। S for simple, C for cubic and C for cell। अगला इसका एग्जाम्पल याद रखें, इसका एग्जाम्पल है हमारे पास पोलोनियम। जब हम लोग स्क्वायर क्लोज पैकिंग को एक के ऊपर एक रखेंगे, रिपीट करेंगे, तो सिंपल क्यूबिक सेल आ जाएगा। सिंपल क्यूबिक सेल इज फॉर्म बाय स्क्वायर क्लोज पैकिंग। आप थोड़ा सा आराम से देखिए इस फिगर को, तो ये पहला पैकिंग देखेंगे आप, पहला लेयर से, पीछे नहीं देखना है, पहला लेयर देखेंगे तो स्पीयर्स एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक लग रहे हैं। और स्पीयर्स जब एक के ऊपर एक रहते हैं ऐसे, तो उसको बोला जाता है स्क्वायर क्लोज। और स्क्वायर क्लोज को बार बार रिपीट किया तो ये बनता है सिंपल क्यूबिक इन 3 डायमेंशन। समझाते हैं आपको क्या कहना चाहते हैं हम लोग। मान लो पहला लेयर ऐसा है मेरे पास, आपके पास क्रिकेट की गेंदें हैं बहुत सारी, आप इसको लाइए और फेविक्विक से चिपका के देखिएगा। अब ये नीट से और जेडब्ल्यू मेन से रिलेटेड क्वेश्चन में है, सीईटी में है, बोर्ड में है, एडवांस में है। ये एक लेयर बना है, अब इसके ऊपर दूसरा लेयर रखते हैं, ये पेन चेंज करके बताते हैं, इसके ऊपर ही रखना है। इसके ऊपर ही तीसरा लेयर रखना है। ओके, तो समझो और एक पेन चेंज करके बताते हैं। ये जो पैकिंग बन रहा है इसको क्यूब बोला जा रहा है। क्यूब कैसे दिखता है देखते हैं, यहाँ पे ऊपर से देख रहे हैं, बर्ड आई व्यू, टॉप व्यू, ऊपर से देखें तो ये स्क्वायर नजर आएगा। ओके, और इसके नीचे भी दूसरा स्फीयर होगा, ये भी आपको स्फीयर नजर आएगा। तो ओवरऑल 3 डायमेंशनल एक क्यूब आप पाएंगे इसमें बॉक्स टाइप। ये टाइप का जो पैकिंग होता है इसको बोलते हैं सिंपल क्यूबिक सेल इन 3 डायमेंशन। क्या कहा है, सिंपल क्यूबिक सेल इन 3 डायमेंशन। तो सबसे पहला बात हम लोगों को ये चाहिए इसमें सिंपल क्यूबिक सेल में, नंबर 1 पॉइंट चाहिए कि ये बनता कैसे है सिंपल क्यूबिक सेल। हाउ इज सिंपल क्यूबिक सेल ऑब्टेन्ड? तो सिंपल क्यूबिक सेल इज ऑब्टेन्ड बाय स्टैकिंग ऑफ, स्टैकिंग मतलब एक के ऊपर एक रख के। सिंपल क्यूबिक सेल is obtained by stacking, arrangement in layer बोलते हैं, थर रचने एक में कन्वर्ट, अरेंजमेंट इन लेयर्स, एक के ऊपर एक रख के। जैसे दही हांडी के लिए लोगों को क्या करते हैं, स्टैकिंग करते हैं। पहला लेयर होता है, फिर सेकंड टायर, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक। तो स्टैकिंग उसको बोलते हैं। सिंपल क्यूबिक सेल इज ऑब्टेन्ड बाय स्टैकिंग ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। स्क्वायर क्लोज पैकिंग को 2 डायमेंशनली जब अरेंज किया जाता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, सिंपल क्यूबिक सेल इन 3 डायमेंशंस। इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा बेटा, बता सकते हो आप? 6। अब कौन बच्चा समझा सकता है 6 कहाँ है? समझाते हैं आप, देखिएगा। स्क्वायर क्लोज पैकिंग 2 डायमेंशन में आई है, ये हम कर चुके हैं। यहाँ पे हर एक स्फीयर कितने स्फीयर को टच कर रहा है, 4 को। ईच स्फीयर इज टचिंग हाउ मेनी स्फीयर्स, 4। वेयर कैन यू सी दीज वंस? अब इसके ऊपर एक लेयर आ रहा है, उसके नीचे एक लेयर आ रहा है, बिल्कुल आसानी से समझिए। तो कितने आइटम्स को वो टच कर जाएगा, 6। ये क्वेश्चन आता है। अपने लेयर में 4 और ऊपर एक और नीचे एक, ये तो 4 दिख ही दें। आपको समझाते हैं, मान लीजिएगा बेटा बड़े आराम से। मान लो कि आपको किसी राष्ट्रगीत के लिए स्कूल में खड़ा किया गया, ओके, नेशनल एंथम के लिए आपको खड़ा किया स्कूल लाइन से। तो हर एक बच्चा
अब देखिएगा उसके आगे एक बच्चा है, पीछे एक बच्चा है, लेफ्ट में एक है, राइट में है, तो कितने को नेबर है उसके? देखिए तो 1 2 3 4, लेकिन ऊपर भी और नीचे भी है तो 5 6। 3 डायमेंशन में जाना है तो थर्ड एक्सिस ऐड करना पड़ेगा। ये आपका एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव, हम ओरिजिन पे मान लो, वी आर एट ओरिजिन, तो हमारे पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साइड में कोई एक है हमारा नेबर, नेगेटिव एक्स एक्सिस के साइड में भी कोई है, वाई एक्सिस में भी है, और जेड भी तो है, इधर भी कोई तो आएगा। तो एक्स वाई जेड एक्सिस का सेंटर अगर हमने काउंट कर लिया तो वो कितने साइड मिल जाते हैं उसको? 6, है ना। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है? एक सेकंड, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाता है यहाँ पे? वेयर वी वेयर, कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो जाएगा यहाँ पे? 6 हो जाएगा। आराम से समझिए, इसको याद रखिए बेटा। सिंपल क्यूबिक सेल में कोऑर्डिनेशन नंबर आ जाता है 6। यहाँ पे वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड एक टर्म होता है, और रेडियस और एज लेंथ इसका एक रिलेशन होता है। ये रिलेशन में इधर लिखता हूं आपके लिए, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ स्फीयर एंड एज लेंथ। एज लेंथ मतलब लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब। अब देखिएगा बेटा, सिंपल क्यूबिक में एटम्स कॉर्नर को एक दूसरे को टच करते हैं। ये जो साइड होता है इसको कहा जाता है एज, साइड ऑफ क्यूब, और इसको सिंबल यूज किया जाता है ए। ये सिंबल है, स्टैंडर्ड सिंबल है। इसको क्या सिंबल से बताया है? ए। जैसे प्रेशर के लिए पी, वॉल्यूम के लिए वी, वैसे एच के लिए क्या है? ए। जैसे अपना हॉल है तो कितना लेंथ है उसका, कितना हाइट है, कितना विड्थ है, काउंट करते हैं हम लोग, उस तरह से समझना है। एज लेंथ ए समझा जाता है। ये सिंपल क्यूबिक सेल में एटम जो है इतने बड़े बड़े होते हैं कि कॉर्नर वाले एटम टच करते हैं एक दूसरे को, और ये आर है और ये आर है, टोटल ए है। कितने बच्चे आर और ए के बीच में रिलेशन बता पाएंगे? व्हाट इज रिलेशन बिटवीन आर एंड ए? A is equal to 2R, R is equal to A by 2। ओके, तो कोई कठिन काम नहीं है, लेकिन याद रखिए सिंपल क्यूबिक सेल यहाँ पे भी देखा जा सकता है डायग्रामेटिकली। सिंपल क्यूबिक सेल तब जब बनता है, कौन सा भी स्फीयर दिखा सकते हैं आप, एनी साइड यू कैन शो। आप चाहे तो यहाँ पे भी बता सकते हैं, तो बुक में हर सर ने बताया ही नहीं, ये नहीं हो सकता, यहाँ पे भी बता सकते हैं। हर एक कॉर्नर पे जो स्फीयर्स हैं ये इतने बड़े बड़े हैं कि ये उनके जो सर्कमफरेंसेस हैं या सरफेसेस है ये जस्ट टच करेंगे। ऐसा अगर होता है डायग्राम में, 8 कॉर्नर पे ये हो जाता है। इट इज पॉसिबल एट ऑल 8 कॉर्नर्स, बट ये सब दिखा के बैठेंगे तो डायग्राम कॉम्प्लिकेट हो जाएगा। इसीलिए कोई भी एक सर्कल स्फीयर बता सकते हैं। तो याद रखिए, इन सिंपल क्यूबिक सेल्स spheres at corners touch each other। कॉर्नर वाले स्फीयर एक दूसरे को क्या कर जाते हैं? टच कर जाते हैं। कॉर्नर वाले स्फीयर टच कर जाते हैं, जैसे डायग्राम में बताया है हमने। फिर से एक बार डायग्राम ड्रॉ करके देते हैं, चाहे तो यही भी रख सकते हैं। जिनका ध्यान नहीं उनके लिए जस्ट एक बार फिर से रिवाइज करते हैं आपके लिए, आराम से लिखिएगा। एटम्स कहाँ प्रेजेंट है बेटा? वेयर आर द एटम्स प्रेजेंट? दे आर प्रेजेंट ओनली एट कॉर्नर। सिंपल क्यूबिक सेल याद है आपको? डू यू रिमेम्बर? एटम कहाँ थे? ओनली एट कॉर्नर। तो हम लोग इतना बड़ा है कि एज के सेंटर तक इसका स्फीयर जाता है, तो हम लोग ये जो साइड है इसको बोला है ए। ये आर है, ये आर है, एग्जैक्ट में दिख रहा है तो फिर से ड्रॉ कर सकते हैं। ये नॉट टू द स्केल डायग्राम है, समझने के लिए डायग्राम ड्रॉ किया है। कहीं भी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। बोर्ड में ये डेरिवेशन भी आते हैं, यू कैन सी दीज डेरिवेशंस इन बोर्ड लेवल एंट्रेंस एग्जाम्स। ये स्फीयर ऐसे रखें, ये स्फीयर ऐसे रखें, ये आर है, ये आर है, यहाँ पे सेंटर है स्फीयर का। तो बाय ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस डायग्राम 2r is equal to a, NCERT ऐसे लिखता है,
r इज इक्वल टू a/2। बोर्ड वाले लोग थोड़ा सा अलग से रिप्रेजेंट करते हैं 0.5 a। तो ये मत बोलना कि हमको सिखाया ही नहीं है। ये क्या है? a/2 मतलब 0.5 है। a is equal to 2r ऐसे भी लिख सकते हैं। तो what is the relation between radius and length of side? r is equal to a/2। r is equal to a/2। अब आगे बढ़ते हैं, पैकिंग एफिशिएंसी कितना होता है इसमें, कितना स्पेस एम्प्टी है। बहुत सारा स्पेस एम्प्टी रहता है, ये ज्यादा एफिशिएंट नहीं है पैकिंग। पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकालते हैं? तो पैकिंग मतलब समझो, मान लीजिएगा कि एक क्लास में 40 बच्चे बैठ सकते हैं और अभी 20 बच्चे आए हैं, 40 चेयर हैं, 40 सीटिंग कैपेसिटी है और 20 have been filled. So what is the space that is occupied? 50%. Half the space is occupied, half the space is empty. जब एटम हम लोग किसी जार में डाल देंगे, क्रिकेट की बॉल आप घर में ग्लास जार में डाल के देखिएगा तो क्या होता है? What do you see there? क्या दिखाई पड़ता है आप लोगों को? तो ये बिल्कुल ऑब्जर्वेशन आप कर सकते हैं कि कुछ स्पेस एम्प्टी रहता है, तो हम लोगों को वो पता करना है। अब एक टर्म बताने जा रहे हैं, इसको बोलते हैं फ्रैक्शन ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड। फ्रैक्शन ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड, इसको बोला जाता है पैकिंग एफिशिएंसी। जैसे हम लोग बोलते हैं ना, डे टू डे लाइफ में बोलते हैं, आधा ग्लास पानी से भरा है, द ग्लास इज 80% फिल्ड विथ वाटर। कैन यू सी दिस? ये डे टू डे लाइफ के टर्म्स है। 70% स्पेस फिलअप है, तो 30% एम्प्टी, वॉइड, वैकेंट है, तो ये टर्म्स आते हैं। तो पैकिंग एफिशिएंसी कैसे निकाला जाएगा, फ्रैक्शन ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड कैसे निकाला जाएगा? तो इट इज वॉल्यूम occupied upon volume of unit cell। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब वॉल्यूम ऑक्यूपाइड क्या होता है? क्या आप बता सकते हैं वॉल्यूम ऑक्यूपाइड क्या होता है? जैसे कि अभी समझो सीट्स ऑक्यूपाइड है, क्लासरूम में बच्चे आए हैं, 40 स्टूडेंट का कैपेसिटी है, 20 स्टूडेंट सीटिंग है, तो what is the volume chair number of chairs occupied? 20। तो जहां पे जितना एटम आया है उतना स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगा। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड मींस वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्योंकि यूनिट सेल कैसा है? क्यूबिक यूनिट सेल। अब वॉल्यूम ऑफ एटम्स सिंपल क्यूबिक सेल के लिए 1 into 4/3 pi r cube या z into 4/3 pi r cube, ये z सिंबल है, अपॉन साइड क्यूब। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूब? l क्यूब। डायमेंशन क्या है वॉल्यूम के? l क्यूब है ना, इज इट राइट? आप जानते हैं इसको, l क्यूब है, साइड क्यूब है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट होता है क्यूबॉइड का, और ये तीनों सेम होता है। अब साइड अगर a है तो ये पता चलता है। ये z होते हैं नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, तो 1 into 4/3 pi r cube upon 2r cube। कैन आई राइट इट लाइक दिस? क्यों? a क्यूब लिखते हैं, साइड क्यूब इज इक्वल टू a क्यूब। a मतलब हमारी ये साइड है, तो ये 2r का क्यूब लिखा जा सकता है। ओके, तो दोनों टर्म्स में लिखने आता है हमारे लिए। इसको भी r के टर्म में भी लिखा जाता है वॉल्यूम ऑफ एटम्स। ये 1 into 4/3 pi r cube कहाँ से आया? ये 1 कहाँ से आया? तो यहाँ पे रीजन लिखना पड़ता है बोर्ड्स में कि सिंपल क्यूबिक सेल हैज 1 एटम। लास्ट लेक्चर याद रखिए, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, 1/8 into 8 1। सिंपल क्यूबिक सेल में कितना एटम होता है? 1। सिंपल क्यूबिक सेल हैज ओनली 1 एटम, तो एक ही एटम है, तो याद रखिए सिंपल क्यूबिक सेल हैज only 1 atom। इसीलिए 1 into 4/3 pi r cube। 4/3 pi r cube is the volume of sphere। ये स्कूलिंग से आया है। 4/3 pi r cube is volume of sphere। अब ये सिंप्लीफाई हो सकता है क्या आपसे? मुझे बताइए, कैन यू सिंप्लीफाई दिस?
4/3 पाई आर क्यूब अपॉन 8 आर क्यूब, है ना। ये इस तरह से आ जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब इंटू 8 आर क्यूब। कोई कैंसिलेशंस होते हैं क्या मुझे बताइए, और फाइनल आंसर क्या आता है मुझे बताइए। इट इज π/6। ओके, अब ये डिवीजन करके निकालते हैं, ये भी ऑप्शन देते हैं बहुत सारी बार, ये ऐसे भी आता है, ये भी आता है। π/6 को अंडरलाइन करें, हाईलाइट करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। सिंपल क्यूबिक सेल में कौन सा स्पेस ऑक्यूपाई हो रहा है, π/6। π/6 को आप कैलकुलेट कर सकते हैं, 3.142/6। तो कैन आई राइट इट लाइक 0.5, 6 5 30, रिमेनिंग आर 1, 12 हो जाता है, फिर वो 6 5 2 बचते 2 3 एंड सो ऑन 7, ऐसे चलेगा। तो ये आता है 0.5237, और परसेंटेज अगर 52 लिखा तो 52 एग्जैक्ट दिया, तो एग्जैक्ट कितना डेसिमल चाहिए आप देखिएगा उसको। ओके, तो परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपाइड स्पेस इन सिंपल क्यूबिक सेल 52.37%। अब एक शब्द आता है हमेशा एम्प्टी स्पेस, इसको वैकेंट बोला जाता है, इसको वॉइड, खाली जगह जहां पे कोई ऑक्यूपाइड नहीं है, भरा हुआ नहीं है, ऐसा जगह हम लोगों को बात करना है, एम्प्टी स्पेस। तो ये एम्प्टी स्पेस कितना है बेटा इसमें, तो ये आता है 100 - 52.37। बहुत सारी बुक्स में तो 52 तक ही रखा है, तो 47.63%, अप्रॉक्स 48% तक। याद रखें, सिंपल क्यूबिक सेल के लिए ये सब डेटा आपको चाहिए। सबसे पहला डेटा, सिंपल क्यूबिक सेल में कितने एटम होते हैं, 1 एटम होता है। सिंपल क्यूबिक सेल का एग्जांपल कौन सा है, पोलोनियम। सिंपल क्यूबिक सेल में एटम्स कहाँ होते हैं, सिर्फ कॉर्नर पे होते हैं, बीच में नहीं होते हैं। यूनिट सेल के 2 टाइप के थे, सिंपल, बॉडी सेंटर्ड वगैरह, याद रहना चाहिए प्रीवियस लेक्चर आपको। सिंपल क्यूबिक सेल में रेडियस और एज लेंथ का क्या रिलेशन है, 2r = a, 2r = a, r = a/2, r = 0.58। तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे, जैसे भी लिखना है आप लिख सकते हैं। एक ही एटम होता है सिंपल क्यूबिक सेल में। पैकिंग एफिशिएंसी सिंपल क्यूबिक सेल के लिए कैसे लिखा है, तो पैकिंग एफिशिएंसी कैसे लिखा है, ये बहुत सारे बच्चे ये समझ नहीं पाते, क्योंकि वो दिमाग को खोलते नहीं है, ओपन नहीं रखते माइंड को। अपने घर में जैसे चल रहा है वैसे समझो, आपका नोटबुक है, 200 पेजेस का नोटबुक है, अभी 100 पेजेस आपने लिखा है और 100 पेजेस ब्लैंक है आपके, तो आधा नोटबुक फिल यूज हो गया, आधा बाकी है। तो वैसे ही है, एक क्यूब दिया है आपको, एक बॉक्स दिया है और उसमें कुछ एटम रखे हैं, तो उस एटम से कितना जगह भरा है, कितना खाली है, ये देखना है। तो सिंपल क्यूबिक सेल में याद रखिए 52% के आसपास स्पेस फील्ड है, ऑक्यूपाइड है, यूज्ड है, और 48% अराउंड स्पेस एम्प्टी, वॉइड, अनऑक्यूपाइड बोलते हैं, खाली जगह। अभी कुछ बच्चे बेंचेस पे बैठे हैं, कुछ बेंचेस खाली है, इतना सीधा है वो। तो जहां पे एटम है, कितना एटम है, और ये फॉर्मूला भी बहुत आसान है सिंपल क्यूबिक सेल के लिए। और सिंपल क्यूबिक सेल में 1 एटम होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर सिंपल क्यूबिक सेल का कितना बोला गया है, 6, और ये स्क्वायर क्लोज को रिपीट करके आया है। अब हम लोगों को पैकिंग एफिशिएंसी में ही रहना है, 3 डायमेंशन में तो जाएंगे एफसीसी के लिए, लेकिन पैकिंग एफिशिएंसी का एक पार्ट भी हम लोग पूरा करके रहेंगे। ओके, 1 पार्ट ऑफ पैकिंग एफिशिएंसी विल बी कंप्लीटेड। सबसे पहले बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जाते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए जाते हैं। लेट अस गो टू द टर्म कॉल्ड बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको क्या बताया जा सकता है माय डियर फ्रेंड्स, कितने बच्चे एब्रिविएशन किया, तो एससीसी किसके लिए था, एससीसी वाज फॉर सिंपल क्यूबिक सेल, एससीसी वाज फॉर सिंपल क्यूबिक सेल, एससीसी वाज फॉर सिंपल क्यूबिक सेल। तो बीसीसी इसको कर सकते हैं क्या, बी फॉर बॉडी, सी फॉर सेंटर, सी फॉर क्यूबिक, बीसीसी सेल बोला जाता है इसको एब्रिविएशन। इसके एग्जांपल मैंने बताए थे लास्ट टाइम। बॉडी किसकी स्ट्रांग है, लीना, कैटरीना, रुबीना, इनकी बॉडी कैसी है, स्ट्रांग है, बॉब है, स्टील वाली है।
लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, टंगस्टन, जिरकोनियम, आयरन, ये सभी इधर आते हैं बीसीसी यूनिट से। बीसीसी का डेफिनेशन कितने बच्चों को याद है? इफ यू वांट टू डिफाइन इट। वेरी गुड बेटा, राइट है, कॉर्नर और सेंटर ऑफ बॉडी में है। ये चैप्टर ऐसा है कि पहले का कोई नहीं लगता बेसिक, इसका अलग बेसिक है। फिजिकल का एक एडवांटेज होता है, एक चैप्टर गया दूसरा आता है और ज्यादा बेस रिलेट नहीं करता। नहीं, ये शुरुआत, फिर से शुरुआत, जो हुआ सो हुआ, फिर से एक बार शुरुआत, इस तरह से चलती है। तो ये याद रखें, ये बीसीसी का डायग्राम है। इसमें Z कितना था बेटा? नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल। याद है? कितने बच्चों को याद है Z कितना था? 1/8 into 8 plus 1 into 1, 1 plus 1 that is 2। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना बोला गया था? 1/8। कॉर्नर ऑफ क्यूब कितने में शेयर होता है? 1/8 में। इसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है? 1। ये प्रीवियस लेक्चर का हिस्सा है, ये बेसिक है। अब सिंपल बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल के लिए हम लोगों को सबसे पहले डेरिवेशन एक लाना है, रेडियस ऑफ द स्फीयर एटम एंड एज लेंथ। तो पहले एक छोटा डेरिवेशन करवा लेते हैं, ये तो बेसिक है डेफिनेशन। पहले इतना, अभी जो बोर्ड स्क्रीन है ये पूरा हो चुका है पहले। अब आगे बढ़ते हैं, रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ स्फीयर एंड एज लेंथ। क्या बताना बेटा? रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ स्फीयर एंड एज लेंथ। सबसे पहले रिलेशन के लिए ये पता करना होता है कि एटम कहां पे टच कर रहे हैं एक दूसरे को। तो बीसीसी कुछ इस तरह से होता है फ्रेंड्स। यहां पे सेंटर वाला एटम अपने 8 कॉर्नर को टच करता है। ये जो सेंटर है इसको भी टच कर रहा है, इसके साथ भी दोस्ती है, इसके साथ भी दोस्ती है। तो बॉडी क्यूब के कॉर्नर कितने होते हैं जानते हैं आप? 8। तो कोऑर्डिनेशन नंबर बीसीसी का 8 आता है। ये 8 को टच कर रहा है, कोई कठिन काम नहीं है, समझाते हैं फिर से एक बार। ये हमारा क्यूब है, दिस इज आवर क्यूब। यहाँ पे एक एटम इतना बड़ा है कि वो कॉर्नर वाले सभी एटम्स के साथ टच कर सकता है। और ऐसे कितने कॉर्नर्स उसको मिलेंगे? 8 कॉर्नर्स। लेकिन ऐसा फिगर कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो इसीलिए इसको क्या करते हैं, फिर से एक बार बताते हैं। सिंपल क्यूबिक में कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था, बीसीसी में कोऑर्डिनेशन नंबर 8। फिर से एक बार देखिएगा आराम से, कोई टेंशन नहीं। बॉडी सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल में ये जो सेंटर वाला एटम है, दूसरे पेन से बताते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 को टच कर जाएगा। 8 ही तो कॉर्नर है। क्यूब के कॉर्नर कितने होते हैं? 8। फेसेस कितने होते हैं? 6। एजेस कितने होते हैं? 12। ये काउंट किया था लास्ट टाइम, याद रखो। तो कॉर्नर वाला एटम इसको टच करता है, और 3 एटम कौन से टच करते हैं ये देखा गया। तो बॉडी डायगोनल में टच करते हैं एटम्स। बॉडी डायगोनल मतलब एक स्लैंटिंग लाइन होता है बॉडी से पास करने वाला। ये जो लाइन है इसको बोलते हैं फेस डायगोनल। अपोजिट वर्टाइसेस ऐसे कनेक्ट करने वाला जो लाइन है इसको बोलते हैं फेस डायगोनल। कर्ण बोला था आपने इसको हिंदी में, मराठी। ओके, तो फेस डायगोनल इट इज। अब हम लोगों को चाहिए बॉडी डायगोनल। एक शब्द है बॉडी डायगोनल। बॉडी डायगोनल क्या शब्द होता है बेटा? बॉडी के सेंटर से जाने वाला, मतलब समझो यहां से यहां तक जाने वाला। अपने हॉल में देख रहे हैं तो सामने वाला, आपके सामने वाला राइट वाला कॉर्नर देखिए, और आपके पीछे के फेस का, वॉल का लेफ्ट वाला कॉर्नर देखिए, और इनको कनेक्ट करने वाला एक ऐसा रॉड लगा दीजिएगा वहां। तो वो जो लाइन होगा वो होगा बॉडी डायगोनल। दैट विल बी बॉडी डायगोनल। तो बॉडी डायगोनल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ बॉडी। अपोजिट फेसेस के अपोजिट वर्टाइसेस कनेक्ट कर रहा है, ये फ्रंट वाला फेस और ये बैक वाला फेस, इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल। तो बीसीसी यूनिट सेल में एटम्स बॉडी डायगोनल में टच करते हैं। इन बीसीसी
unit cell atoms touch each other, ये पॉइंट मेन है बेटा, along body diagonal. Atoms touch each other along body diagonal. कैसे टच हो रहे देखेंगे, एक बार डायग्राम ड्रॉ करके. थ्री डायमेंशनल फिगर है यहां पे, ये कॉर्नर है, पीछे वाला जो स्फीयर क्या बोलते हैं सरफेस है उसका, ये बॉडी सेंटर है, और ये फ्रंट वाले का कॉर्नर है, ये जो लाइन इसको बोलते हैं बॉडी डायगोनल. बॉडी डायगोनल अगर रेडियस के एंगल से बताएंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे सेंटर होता है रेडियस का, ये डिस्टेंस कितना आएगा बाद में भी ड्रॉ करें आप, कितनी है 3 आ रही है. देखते हैं ये r रेडियस, ये कितना है डिस्टेंस 2r, दैट्स ग्रेट. और r तो कितना हो जाएगा 4r. बॉडी डायगोनल शुड बी इक्वल टू 4r. फिर से एक बार देखिए, कोई कठिन काम नहीं है. बॉडी डायगोनल मतलब एक तिरछी लाइन है, अपने हॉल में भी देख सकते हैं, 3 डायमेंशनली व्यू दे सकते हैं इसको, लेकिन मेरा प्रयास ये है समय की बचत होनी चाहिए. ये सेंटर में यहाँ कॉर्नर वाला, ये बॉडी का सेंटर, ओके, और ये किसका सेंटर है अगले वाला सेंटर. सब सेम साइज के ड्रॉ करें, कोशिश करें. ओके, तो आराम से देखिएगा, सिमिलर रेडियस के रखना है, एक ही एलिमेंट के एटम से, इतना सोचे बस, आगे कोई नहीं. तो ये जो डिस्टेंसेस आए हैं बेटा, ये r, एक्चुअली इधर की साइड में ड्रॉ करना है हमको, r ये कितना है 2r और r, तो बॉडी डायगोनल कितना हो जाएगा 4r के पास. बॉडी डायगोनल इज 4r. इन टर्म्स ऑफ साइड भी निकालने आना चाहिए बॉडी डायगोनल. ओके, फिर से एक बार बताते हैं, अगले पेज पे ध्यान दीजिएगा. रिलेशन बिटवीन रेडियस एंड एज लेंथ. एज लेंथ को लेंथ ऑफ साइड ऑफ क्यूब बोला जाता है, ये रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसके ऊपर क्वेश्चंस बहुत सारी बार आते हैं, डेरिवेशन आता है बोर्ड्स में, देखिएगा. एक थोड़ा सा आराम से पकड़ते हैं, इसको लेबल कर देते हैं नाम से. अगर मैं लिखूं यहाँ पे, इसको लिखते हैं A B C D और ये लेटर दिया है E, तो कौन से दो लेटर जोड़ने पर बॉडी डायगोनल बनेगा B एंड E. ये पक्का समझो, B E. ये A और ये जोड़ते तो भी बॉडी डायगोनल बन सकता है. याद रखिए 4 बॉडी डायगोनल, there will be 4 body diagonals. याद रखें इस बात को. तो अभी B और E को कनेक्ट किया. B और E को कनेक्ट कैसे किया जा रहा है देखिएगा बेटा, इस तरह से. ये R है, 2R है, R, तो डिस्टेंस कितना हो गया 4R. लेकिन इन टर्म्स ऑफ साइड चाहिए, BE 4R is equal to body diagonal. लेकिन इन टर्म्स ऑफ ए चाहिए मुझे. अब मैं क्या करता हूं, ए बी सी डी ई एफ, ये कोई भी साइड ए ही है, सभी साइड का मेजर ए होता है क्यूब के लिए, सबको बताने की आवश्यकता नहीं. तो बी एफ ये डिस्टेंस कितना आएगा मुझे बताइए. तो व्हाट विल बी डिस्टेंस बी एफ, √2a. कैसे क्या, समझो ए बी सी डी एफ जी है, इन ट्रायंगल बी जी एफ क्या बता सकते हैं आप, ट्रायंगल बी जी एफ इज ए राइट एंगल ट्रायंगल. नीचे का बेस है वो क्यूब तो स्क्वायर से बनता है, पहले दिन से हमने बनाया. और अगर ये स्क्वायर है तो कौन सा थ्योरम अप्लाई करेंगे यहाँ, पाइथागोरस. करेक्ट.
पाइथागोरस अप्लाई करेंगे तो BF क्या हो जाएगा? What will be BF? देखिएगा, बेस स्क्वायर प्लस हाइट स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर। ओके, तो हम लोग यहाँ पे दो डेरिवेशन के बाद में ये मिला पाएंगे। दो ट्रायंगल है यहाँ पे, पहला ट्रायंगल हमको BGF लेना है। इन ट्रायंगल BGF एंगल G 90 है, तो हम लोग लिख सकते हैं BF स्क्वायर इज इक्वल टू BG स्क्वायर प्लस GF स्क्वायर। ये पाइथागोरस अप्लाई किया हमने। मैथ्स भी लगता है हमको बहुत सारा। ओके, और ये इजी है, बहुत हार्ड मैथ्स नहीं लगता है, ऐसी कोई टेंशन की बात नहीं। ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू BF स्क्वायर। तो BF कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? √2a। लेकिन अभी हमारा काम नहीं हुआ है, हमको BE चाहिए। अब ट्रायंगल BFE की बात करते हैं। कौन सा ट्रायंगल? BFE। इन ट्रायंगल BFE क्या बता सकते हैं ट्रायंगल BFE में? ये 90 डिग्रीज है। याद रखिए, ये बेस में नहीं है, लैपटॉप खोल के रखा है, सूटकेस खोल के रखा है, ऐसा ही है। ये नीचे और ये वॉल ऐसा है। अपने हॉल में देखेंगे तो फ्लोर और एक वॉल ऐसा चित्र है। ये एंगल 90 है। ये प्लेन में, एक प्लेन में नहीं है, ये दो अलग प्लेन है। ये नीचे वाला प्लेन और ये ऊपर वाला प्लेन है, ऐसे समझे इसको। तो एंगल F 90 है। आप अगर BFC की बात करेंगे तो 45 है, बाइसेक्ट हो गया। लेकिन BFE बाइसेक्ट नहीं हुआ है, एक प्लेन में नहीं है। ये नीचे वाला प्लेन है BCFG, नीचे वाला स्क्वायर है, और CFD ये जो स्क्वायर है, ये दोनों स्क्वायर ऐसे हैं एक दूसरे को परपेंडिकुलर। तो एंगल BFE कितना है बेटा? 90 डिग्री से। और एंगल BFE इज 90 डिग्री। तो फिर से रिपीट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करना है एक ही इसमें। ये साइड FEA है और BF √2a है। ओके, तो BE स्क्वायर विल बी इक्वल टू व्हाट? BF स्क्वायर बेस स्क्वायर प्लस FE स्क्वायर। BE स्क्वायर कितना है बेटा हमारे पास? वो तो निकालना है। ये 4r का स्क्वायर भी लिखा जा सकता है। क्यों? क्योंकि V इज 4r, बॉडी डायगोनल, और बॉडी सेंटर क्यूबिक में एटम्स बॉडी डायगोनल को टच करते हैं। BF स्क्वायर, BF कितना बेटा? √2a इसका स्क्वायर प्लस FE स्क्वायर। FE कितना है बेटा? a इसका स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा मुझे बताइए एक बार। √2a का स्क्वायर कितना होता है? √2 का स्क्वायर क्या है? 2, और a का a स्क्वायर, तो 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। तो 4r स्क्वायर विल बी इक्वल टू 2a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर। 1a बोल सकते हैं आप चाहे तो, जिनको नहीं आता वो। नहीं तो बहुत सारे बच्चे यहाँ पे पुअर होते हैं कैलकुलेशन में, समझ नहीं आता उनको। बेसिक इतना वीक होता है कि ये कैलकुलेशन घंटा भर सोचते रहते हैं, फंस जाते हैं। ये फंसना नहीं है हम लोगों ने कहीं भी। अब 4r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आया? 3a स्क्वायर। तो 4r इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4r स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर। 16r स्क्वायर आ रहा है। चलिए बेटा, थैंक यू। तो ये 16r स्क्वायर कर लीजिए, कोई बात नहीं है। ओके, तो r स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास? बताइए। r स्क्वायर इज इक्वल टू 3a स्क्वायर अपॉन 16। रूट लेते हैं, रेडियस का फॉर्मूला बन जाएगा बेटा। रेडियस इज इक्वल टू √3/4 टाइम्स ऑफ a। और सिंपल क्यूबिक में क्या फॉर्मूला आया था रेडियस का? r इज इक्वल टू a/2। r इज इक्वल टू a/2। और अब क्या फॉर्मूला आया? √3 × a/4। अब स्टेट बोर्ड वाले थोड़ा ज्यादा शान पट्टी किए इसको। ये फॉर्मूला रखना चाहिए था, अच्छा खासा है ना। इसको डिवाइड करके दिए, वो नंबर याद किसको रहेगा? ये तो डिराइव कर सकते हैं। ये 1.732 डिवाइडेड बाय 4 करिए डिवाइड, मुझे बोलिए क्या आता है? 0.44 16। तो 17 में से 1 गया तो कितना बचता है? 1 बचता है। 3 4 3 12, 1 बचा
ओके, इस तरह से आप लोग कर सकते हैं एंड सो ऑन कैलकुलेशन दिस 0.43 टाइम्स ऑफ ए, और भी डेसिमल प्लेसेस तक जा सकते हैं कैलकुलेशन का भाग है। ओके, तो ये रेडियस का रिलेशन हो गया हमारे लिए। दिस इज व्हाट इज रिलेशन फॉर रेडियस। ए भी पूछा जाता है तो ए इज इक्वल टू 4r अपॉन √3, ऐसे भी लिखा जा सकता है। याद रखिए हमने बीसीसी कहां से शुरू किया था, कहां से शुरू किया बीसीसी मतलब एटम कहां कहां प्रेजेंट है, याद है आपको? डू यू रिमेंबर वेयर आर द एटम्स प्रेजेंट? atoms are at corners and center of body. Number of atoms in unit cell 2. याद रखिए, सीट में डायरेक्ट हिट है क्वेश्चन है, बहुत फिट है, बहुत बार आया है। 2 एटम से बीसीसी 1/8 into 8 + 1 ऐसे करके। कोऑर्डिनेशन नंबर बीसीसी का कितना है, दुर्लक्षित मत करो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है 8। एक एटम कितने को टच करेगा 8, क्योंकि सेंटर में हमने ऐसी जगह पे बिठाया वो वहां पे सभी ऊपर के 4 और नीचे के 4 कॉर्नर को टच कर जाएगा। देन रेडियस ऑफ स्फीयर, बॉडी डायगोनल में एटम्स टच करते हैं और बॉडी डायगोनल 4r के बराबर हो जाता है। ये सेंटर होता है, यहाँ पे एटम है, इसका सेंटर, यहाँ पे सेंटर है और ये बॉडी सेंटर है। इसका डायगोनल जो है डायमीटर जो है ये 2r है, यहाँ पे माना जाता है। तो ये कैलकुलेशन डेरिवेशंस हमेशा नहीं लगते हैं, लेकिन हमको रेडी चाहिए, वी नीड टू बी रेडी। अब नेक्स्ट पार्ट हम लोगों को पता करना है बेटा कि पैकिंग इफिशिएंसी या फ्रैक्शन ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड इन बीसीसी, फ्रैक्शन ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड इन बीसीसी कितना होता है, हम लोग कोशिश करते हैं पता करने की। ओके, पैकिंग इफिशिएंसी या पैकिंग इफिशिएंसी किसके लिए बता रहे हैं हम लोग बेटा? बीसीसी के लिए चल रहा है ये सब। तो कितना स्पेस भरा है, जैसे कितना हॉल भरा है, कितने चेयर्स ऑक्यूपाइड है, जहां पे बच्चे बैठे वो ऑक्यूपाइड है, जहां पे कोई है नहीं वो रिकाम है। तो जितने एटम्स है उतना वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। तो वॉल्यूम ऑक्यूपाइड मतलब क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल। अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। अब कितने एटम होते हैं यूनिट सेल में, बताइए सर? हाँ 2, यू आर राइट, देयर आर 2 एटम्स इनटू क्या बता सकते हैं बेटा? 4/3 पाई आर क्यूब, एटम गोल होता है, 4/3 पाई आर क्यूब अपॉन ए क्यूब। अब कोई कोई लोग क्या करते हैं बेटा, इसको a के टर्म्स में लिखते हैं, a का वैल्यू रखते हैं, कोई लोग r का वैल्यू रखते हैं, अपनी मर्जी। मैंने समझो r का वैल्यू रखा तो कैंसिलेशन तो होना ही है। r = √3 into a/4, r = √3 into a/4, r = √3 into a/4, r = √3 into a/4। याद रखें इस बात को। तो ये आ जाएगा 4 2 8/3 into pi into √3 into a/4। अभी हमने डिराइव किया था ये upon a cube will be cancelled. So what will be the relation out there? Pi और 4 का क्यूब कितना आता है बेटा? 64, ऊपर 8 है, कर सकते ना आप इतना? 8 pi 3√3 a cube upon 3 into 64 a cube cancel, 8 1 जा 8, 8 8 जा 64, तो 3 3 cancel, pi √3/8। What will be the final value? Pi into √3/8। Am I correct? Pi into √3/8। अगर ये pi into √3/8 आ जाता है तो इसको कितना कर सकते हैं, मतलब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यू नीड टू फाइंड इट। और ये कैलकुलेशन जब करेंगे तो ये आएगा 0.68। तो परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपाइड स्पेस इन बीसीसी is 68%. Empty void
वैकेंट स्पेस ये कितना आता है 32%। एम्प्टी वॉइड वैकेंट स्पेस कितना आया बेटा 32%। आराम से देखिए, कोई कठिन काम नहीं है, क्लियर आना चाहिए। आज हमारा टारगेट है फ्रैक्शन ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन एंड सो ऑन। इतना लिखना हो गया कि देखिए बेटा, फिर एफसीसी भी ले लेते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड का बेसिक लेवल क्लियर हो जाता है। लिख लीजिए इसको, बाद में मैं समराइज भी करने वाला हूं इसको। कहां दिया था मैंने यहां पे, ये 3 रिलेशन। आज का हमारा टारगेट ये है बेटा, दिस टेबल, ये जो मैंने समराइज करके दिया है, अभी 2 हो गए इसमें से पार्ट। सिंपल क्यूबिक के लिए आर और ए का रिलेशन क्या बताया है, r इज इक्वल टू a/2, a इज इक्वल टू 2r। वॉल्यूम ऑफ द एटम कितना है 4/3 पाई r क्यूब या a/2 क्यूब। फ्रैक्शन ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड, पैकिंग डेंसिटी बोला है, पैकिंग इफिशिएंसी बोला है, पैकिंग स्पेस ऑक्यूपाइड बोला है, तो π/6 या 0.52, 52%। ये हो गया हमारा बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक। बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक में हमने क्या किया है, r इज इक्वल टू √3 इंटू a/4। और वॉल्यूम ऑफ एटम्स, इसमें 2 एटम होते हैं, ओके। एक एटम का वॉल्यूम तो अलग बात है, n एटम्स है तो, और π√3/8, √3 π/8 कितना स्पेस ऑक्यूपाई हो गया 68%। अभी एक फॉर्मूला बाकी है हमारा, कौन सा, फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट से। तो हम लोग फेस सेंटर के लिए भी जाना चाहेंगे। बॉडी सेंटर हो गया है, अब हमारा टारगेट है फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल। F फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसका ही दूसरा नाम क्यूबिक क्लोज पैक रखा है, FCC बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं बेटा हम लोग, FCC। व्हाट डू वी कॉल इट, FCC। F फेस, C सेंटर, C क्यूबिक, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। क्या नाम दिया बेटा हमने, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। इसको दूसरा क्या नाम दिया बेटा, क्यूबिक क्लोज पैक्ड। 3 डायमेंशनली हम लोग इसको बाद में पढ़ने वाले हैं। 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इसका ABC टाइप होता है और कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आता है, बाद में हम लोग इसको प्रूव कर देंगे। अभी हमारा टारगेट ट्रैकिंग एफिशिएंसी और रेडियस और एज लेंथ के रिलेशन के बीच में। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का डेफिनेशन कितने बच्चे जानते हैं, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, of each face, okay, when atoms are present at corner and center of each face. How many faces a cube has, कितने faces होते हैं फ्रेंड्स, 6 faces होते हैं, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं। आपल्या हॉल मध्ये बघा, फ्रंटला एक भिंत आहे, बॅकला एक आहे, वर एक रूफ आहे, बॉटमला फ्लोर है, लेफ्टला वॉल है, राइटला वॉल है। ये 6 फेसेस है। हर एक फेस के सेंटर में एटम यहाँ होता है। इसमें नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल का कैलकुलेशन आप जानते हैं तो मुझे बताइए फटाफट से, लास्ट लेक्चर में हो गया था ये। फेस का कंट्रीब्यूशन कितना बताया था, आधा, 2 में शेयर होता है, 2 हॉल में एक वॉल है ना। और कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना है 1/8। तो ये Z कितना आया था, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, 1/8 into 8 plus 1/2 into 6, 1 plus 3 4। फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल का ये बेसिक है लास्ट लेक्चर का। एटम्स कहाँ होते हैं, कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे। एटम्स कहाँ होते हैं, कॉर्नर पे और फेस सेंटर पे। कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना बताया है 1/8। फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन कितना बताया है, आधा। याद रखिए क्यूबिक क्लोज पैक। अब ये क्यूबिक क्लोज पैक में हम लोगों को रेडियस और एज लेंथ का रिलेशन चाहिए। इन FCC यूनिट सेल atoms touch each other
along face diagonal, ये एटम फेस डायगोनल को टच करते हैं। दो टाइप के डायगोनल बताए मैंने आपको। डायगोनल इज ए स्लांटिंग लाइन कनेक्टिंग अपोजिट फेस वर्टाइसेस, लेकिन एक ही फेस के लिए ऐसा किया तो ये होता है फेस डायगोनल। लेकिन अपोजिट वर्टाइसेस अपोजिट फेसेस के लिए तो बॉडी डायगोनल। मतलब सीधा है, ये अगर आपको स्मार्ट बोर्ड दिख रहा है और मैं इस स्मार्ट बोर्ड के एक यहां से कॉर्नर से नीचे वाले कॉर्नर तक जाऊं तो ये आता है फेस डायगोनल। अपने हॉल में जो वॉल है सामने आपके, उसमें से आपके सामने जो राइट कॉर्नर है वहां से लेफ्ट कॉर्नर तक नीचे जाऊं तो ये होता है फेस डायगोनल। लेकिन सामने वाला राइट और पीछे नीचे वाला लेफ्ट ऐसे कनेक्ट करो बॉडी के अंदर से तो वो होता है बॉडी डायगोनल। ओके, आराम से देखिएगा। तो अब फेस डायगोनल की बारी है। एटम्स फेस डायगोनली टच करते हैं। ये फेस डायगोनल का और रेडियस का रिलेशन आप लोग आराम से लिख सकते हैं। यहाँ पे ये बात याद रखना है कि एटम यहाँ है मतलब उसका सेंटर यहाँ है, ये फेस सेंटर वाला है। और कितने बच्चे रिलेशन दे पाएंगे? R to R। फेस डायगोनल कौन सा है बेटा बताइए फटाफट से। रेडियस के टर्म्स में फेस डायगोनल कितना आता है? ये R है। रेडियस के टर्म्स में फेस डायगोनल कितना आ रहा है बताइए फटाफट से। इतना नहीं ऐड कर सकते हैं आप, 4R। रेडियस के टर्म्स में फेस डायगोनल कितना आता है? 4R। समझो ट्रायंगल ABC लेते हैं हम लोग, तो ये साइड A है, ये A है, ये साइड कितना होगा अगर ये राइट एंगल है तो? व्हाट विल बी दैट साइड AC? √2A। तो आराम से करते हैं, देखिएगा। इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में AC इज द फेस डायगोनल। यहाँ पे C है हमारे, AC क्या है बेटा? फेस डायगोनल है और ये 4R के बराबर है। ऑल्सो अगर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम अगर हम लोग अप्लाई करेंगे तो AC स्क्वायर क्या होता है बेटा? AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब AB कितना है? A, साइड ऑफ क्यूब को हमने A बोला है। BC कितना है? A, तो A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। AC कितना है? 4R, उसका स्क्वायर, A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर आ जाएगा। तो व्हाट विल बी द रिलेशन बिटवीन R एंड A देयर? ये कितना हो जाएगा बताइए तो फटाफट से। R स्क्वायर इज इक्वल टू A स्क्वायर अपॉन 8, या फिर लिख सकते हैं हम लोग R स्क्वायर इज इक्वल टू 2A स्क्वायर अपॉन 16, A स्क्वायर अपॉन 8, A अपॉन √8। √8 को कैसे लिखा जा सकता है? 4 into 2 लिखेंगे रूट के अंदर, 2 बाहर आएगा तो 8 विल बी 2√2। 8 क्या होता है? इधर फंस जाते बहुत सारे बच्चे, इधर ध्यान दो। ये कैसे आएगा फिर? A अपॉन 8, या फिर क्या लिखते हैं? A अपॉन 2√2। ये रिलेशन आना चाहिए। ये R स्क्वायर नहीं है, R स्क्वायर तो A स्क्वायर बाय 8 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने रूट लिया है R इज इक्वल टू A अपॉन 2√2, रिलेशन आया है। अब हमें फिर से पैकिंग इफिशियंसी की ओर जाना है। पैकिंग इफिशियंसी फ्रैक्शन ऑफ स्पेस ऑक्युपाइड इन FCC चाहिए। इन व्हाट? FCC, वॉल्यूम ऑक्युपाइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल। अब वॉल्यूम ऑक्युपाइड मतलब क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। कितने एटम्स है यूनिट सेल में बताइए? FCC में कितने एटम है? 4, तो ये कितना आ जाएगा? 4 into 4/3 पाई R क्यूब अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है? A क्यूब। लेकिन रिलेशन क्या है R और A में? याद रखना पड़ता है।
R is equal to a by 2 for simple cubic, root 3a by 4 for body center और a upon 2 root 2 for FCC। तो ये R का वैल्यू रखेंगे 16 by 3, 4 4 is 16 upon 3, a cube into pi into a upon 2 root 2 whole cube। R is equal to a upon 2। कोई लोग a को 2 root 2 r लिख सकते हैं, root 8 r लिख सकते हैं। अकॉर्डिंगली आपको कैलकुलेशन करना है। कितना आएगा बेटा ये? हाउ मच इट विल बी? 16 pi a क्यूब तो कैंसिल हो जाएगा अपॉन 3 into 2 root 2 का क्यूब कितना आता है? 2 का क्यूब होता है 8 into root 2 का 2 root 2, 16 कैंसिल हो जाएगा तो इट विल बी pi अपॉन 3 root 2। अब कुछ लोग इसको क्या करते हैं, pi root 2 रैशनलाइज करते हैं अपॉन 3 into root 2 into root 2, root 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया गया तो क्या हो जाएगा ये pi root 2 by 6 आ जाएगा। इसको कैलकुलेशन करके रखा है, पाई का वैल्यू 3.142, रूट 2 1.4114 और आर मल्टीप्लाई डिवाइड करके आता है 0.74 और परसेंटेज ऑफ ऑक्यूपाइड स्पेस है 74%। एम्प्टी स्पेस कितना आएगा बेटा इसमें? 26%। कितना स्पेस आएगा? 26%। आराम से अच्छे से देखिएगा, इसको तैयार करिए, जरूर लिखें इसको 2 मिनट। दिस इज आवर मेन टारगेट टुडे। ये हमारा मेन टारगेट है, रिलेशन बिटवीन R एंड A। सिंपल क्यूबिक में क्या बताया? R इज इक्वल टू A बाई 2। सिंपल क्यूबिक में एटम कितना होता है? 1। फ्रैक्शन ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड 0.52 और परसेंटेज ऑक्यूपाइड लिखना है किसी बच्चे को तो कितना बेटा? 52%। ये 74% है, ये 68% है। तो सबसे ज्यादा पैकिंग इफिशिएंसी किसमें अच्छा है? फेस सेंटर में। तो ये भी क्वेश्चन बहुत सारी बार आता है। पैकिंग इफिशिएंसी याद रखेंगे, सिंपल क्यूबिक सेल का कम है BCC से और BCC का कम है FCC से। ये ऑर्डर पूछा जाता है एंट्रेंस में। ये 52% है, 68% है, 74 और HCP का भी 74% होता है, याद रखिए। रिलेशन बिटवीन R एंड A, कोऑर्डिनेशन नंबर्स, ये सब हमने आज पढ़ा है। अभी 3 डायमेंशनल पैकिंग की बात है, वो नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।